नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्र, महत्वपूर्ण मुद्दे में एक ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा यार कि अब की बार के चुनाव में इतना बवाल क्यों, सरकारी मशीनरी पर इतना सवाल क्यों। मित्रों, आप इसके पहले चुनाव आयोग पर लाछन लगाते हुए देखा होगा, ईवीएम को तो हैक करके रिजल्ट जीतने की दावेदारी करते हुए देखा होगा। कई तरह की दावेदारियां इसके पहले आप सुने होंगे। हारे वाले लोग यही कहते हैं, जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। बार बार लगातार यही इल्जाम सुनते सुनते जनता उब गई है और जनसभाओं में, फेसबुक, सोशल मीडिया पर यह कहने लगे हैं कि यार ये कोई नया बहाना ढूंढो। नेताओं को यह बात अच्छा लगा, दिल को भाया और उन्होंने अब की बार एक नया बहाना बनाया। बहाना है प्रशासन हैक करने का इल्जाम। इसके पहले आप ईवीएम हैक करने का आरोप सुने होंगे, लेकिन अब की बार बाकायदा राष्ट्रीय राजनीतिक में सबसे पहले बार राजनीतिक दल की शुरुआत करने वाली राष्ट्रीय पार्टी ने यह इल्जाम लगाया कि गृह मंत्री जिलाधिकारियों को फोन करके डीएम को हैक करना चाहते हैं, हैक करने का प्रयास करते हैं। उससे भी बड़ी बात जो सुनने में आ रहा है सार्वजनिक मंचों पर, चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म सिर्फ समाचार चैनल ही नहीं रह गए। आजकल समाचार चैनल से ज्यादा यूट्यूब देखा जा रहा है, ट्विटर देखा जा रहा है और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत ज्यादा हैं जिनकी रीच समाचार चैनलों से ज्यादा है। और इन पर लिखने, पोस्ट करने में कोई मनाही नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। कोई आदमी कुछ भी लिख बोल सकता है। आप देखेंगे कि आप इस पर अश्लील चीज डाल दीजिए, निरर्थक चीज डाल दीजिए, सफेद झूठ डाल दीजिए, ये पोस्ट हो जाएगा। इन सब बातों को प्रयास रखते हुए मैं आज यह विचार किया कि आज इसी विषय पर बात किया जाए, क्योंकि समाचार चैनल पर कल क्या होगा, किसकी जीत होगी, यही चल आ रहा है। देश में कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि हम भी इसी पर बात करें, लेकिन दूसरे एंगल में बात करेंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मैं अपने चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बनाता या सुनाता हूँ जो या तो और चैनल पर होता है, होने नहीं दिया जाता या होता ही नहीं है। तो आज मेरी बात है कि क्या राजनीतिक दल के लोग लगातार हार के आशंका से देश में कोई बवाल करना चाहते हैं, इसीलिए जीत पर सवाल उठा रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब की बार का चुनाव कई मायनों में मील की पत्थर साबित होने वाली है। जैसे आशंका है, जैसा सर्वे बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं, रुझान बता रहे हैं, लोगों का जो मनोविज्ञान बता रहा है, उससे लग रहा है कि आएगा तो मोदी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे शख्सियत होंगे जो तीसरी बार शपथ लेने की सोचेंगे या लेंगे, या एक पहली बार होने वाले इस देश में। आगे कब होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भविष्य वक्ता हूं नहीं, ब्रह्मा जी का नाम भाई हूं ना, खुद ब्रह्मा हूं कि भविष्य में देखने का अधिकार मुझे। एक नया चीज होगा। अपोजिशन के लिए क्या है, वो कर्व और मोरों की स्थिति में है। एक एक करके सिलसिला कुछ अपोजिशन लीडरों की बात आपको बता देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तो कल यूपी से शुरू करते हैं। यूपी से जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपने आप को यूपी से ही बताते हैं। जैसे वो अभी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी उनका कार्यक्षेत्र रहा है, हालांकि हार जाने के बाद उन्होंने अमेठी त्याग दिया है, लेकिन रायबरेली भी उत्तर प्रदेश में ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आनंद भवन इलाहाबाद में था, जो अभी भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता है, जिनको लगातार 2004 से लॉन्च किया जा रहा है और 2004 से लगातार संसद सदस्य भी हैं। वो बेशक कमेटी से हार गए, लेकिन वायनाड से जीत गए। मतलब जो आदमी 20 साल से ज्यादा संसद में बिता दिया और कई बार लॉन्च पर लॉन्च हो रहा है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहा है और लगातार अपनी पार्टी को नीचे 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 और नीचे लाता जा रहा है, उसके लिए यह अंतिम प्रयास होगा।
क्योंकि उसके पार्टी में ही, उसके घर में ही अब इस बात का विरोध होने लगा है कि लल्ला को अब आप पालने में ही रहने दीजिए, लल्ला का पाँव पूत के पालने में ही दिख जाता है, पालने में रहने दीजिए। तो उनके लिए अब बेशर्मी का चरम होगा, क्योंकि पिछले बार चुनाव हारने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्याग दे दिए थे। बोले का उनको खड़ के त्याग पद दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रहने का ना कोई फर्क था, न उनके जाने का कोई फर्क पड़ेगा। फर्क तो राहुल गांधी के राजनीति में रहने और ना रहने से पड़ेगा। अगर वो कांग्रेस की भला चाहते होंगे तो अब की बार राजनीति से संन्यास की घोषणा कर देंगे, या मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन वो मेरे उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरेंगे, क्योंकि अब तक वो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे तो मेरे उम्मीद की क्या परवाह करेंगे। दूसरा लड़का है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट विरासत में मिली थी, भीख में मिली, गिफ्ट में मिली, आप कह सकते हैं, क्योंकि मायावती के विरुद्ध मुहिम चला करके मुलायम सिंह ने वो बहुमत प्राप्त किया था, और जो उत्तर प्रदेश की जनता ने मतदान दिया था वो मुलायम सिंह के लिए दिया था। मुलायम सिंह ने उस सीट को अपने बेटे के झोली में डाल दिया, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के साथ कुठारघात और विश्वासघात किया, वो एक अलग मामला है। पिता होने के नाते मुलायम सिंह ने ठीक किया, अपने बेटे को शिफ्ट कर जाने का प्रयास था। एक बार आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसका लिस्ट में नाम चला जाएगा, आजीवन ब्लैक किड कमांडो सुरक्षा और आवास की सुविधा हो जाएगी, और चैनल पर बकवास करने की सुविधा हो जाएगी, क्योंकि चैनल की फुटेज भी अगर कोई साधारण आदमी होगा उसको नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव चूंकि उत्तर प्रदेश से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनको फुटेज मिलती है, मिलेगी, और मिले इस बात के लिए मुलायम सिंह यादव ने उनको दिया। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने या जब से वो राजनीति में आए तब से अब तक अखिलेश अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए, तो वो उनके लिए भी अपना वर्चस्व अपने पार्टी पर कायम रखने की अंतिम प्रयास होगा, क्योंकि अगर इस बार वो चुनाव हार जाते हैं, बुरी गति से हार जाते हैं, तो फिर उनके पार्टी की बागडोर उनके घर में ही उनका कंपटीटर तैयार है। उनका भाई, उनकी भाई की पत्नी, उनके पिताजी के भाई, उनके पिताजी के भाई के जवाई, संतान, बेटा, बेटी, मतलब उन्होंने अपने घर में इतने कंपटीटर तैयार कर रखे हैं कि बाहर वाले को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपस में ही लड़ मरेगा। अखिलेश यादव ये बात बहुत बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि शिवपाल अभी जिंदा है, स्वस्थ है, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे। रामगोपाल यादव का कुछ कहा न सकते, कहाँ जाएंगे, वो उनकी वैसे भी राजनीतिक में कोई कद नहीं है। वो तो चूंकि मुख्यमंत्री के शेडो के रूप में, मुलायम के भाई के रूप में, अखिलेश के चाचा के रूप में अपना कुछ कर लेते हैं। असली जनाधार तो शिवपाल यादव के पास है, या इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने धुरिया पाट अपने ही भाई को दे करके अपने बेटे को शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये भाई इस बात को कैसे भूलेगा, या कैसे भूला होगा, या कैसे भूल जाएगा। तो अखिलेश यादव के लिए भी करो और मनो की स्थिति है। मायावती जी का आयु, स्वास्थ्य और कई चीजों से परेशान मायावती के लिए यह अंतिम प्रयास है, क्योंकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री अब बनने से नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब तक अब उत्तर प्रदेश के राजनीति में रेलेवेंट है तब तक किसी और के लिए कोई गुंजाइश दिख नहीं रहा है। जैसे केंद्र में मोदी है उसी तरह से यूपी में योगी है। योगी भी जब खुद चाहेंगे तभी हारेंगे, जनता का आशीर्वाद समर्थन भरपूर उनके साथ है। उन्होंने अपने मनसा कर्मणा बाचड़ा उत्तर प्रदेश की जनता पर अपना प्रभाव, प्रभुत्व और सेवा भाव जगा दिया है, बता दिया है। तो मायावती क्या करेंगे, प्रधानमंत्री का कहीं दूर दूर बहुत दूर तक स्कोप है नहीं। वोट बैंक के लिए प्रधानमंत्री उनको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना दे ताकि दलित वोट प्रभावित हो जाए, ऐसा भी मुझे कोई गुंजाइश लगता नहीं है। लेकिन मोदी जी का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या सोच ले तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो मायावती के लिए भी यह प्रयास अंतिम है। उन्होंने अपने भतीजे का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन भतीजा कुछ ज्यादा ही बोलने उड़ने लगा था, तो उनको बीच से उनको वापस लेना पड़ा। रणभूमि की बिगुल बच जाने के बाद वापस लेना पड़ा। वो क्यों लेना पड़ा वो चर्चा नहीं करूंगा, वो मामला दूसरे तरफ चला जाएगा। अब आते हैं बिहार में। बिहार में मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार आजकल में ही पलटी मार देंगे, मतलब उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री से हट करके केंद्र में कुछ जुगाड़ करेंगे, कुछ मारेंगे, और नरेंद्र मोदी की इच्छा होगी कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री हो, ताकि अगले बार लालू परिवार से मुकाबला बराबरी का हो और हाथ ऊपर रहे। नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, नीतीश कुमार की साफ छवि है। वो चाहे बेशक पगलाए हुए व्यक्ति हैं, उम्र का असर है, जो बुढ़ौती की कोई बीमारी उनमें होती है वो भी उनमें जकड़ गई है, और अब वो रिमोट की तरह से काम कर रहे हैं। वो संजय जहां उनको जिस तरह से घुमाते हैं वो घूमते हैं,
स्व अभिवेक से कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी नीतीश का नाम तो है, नाम तो राजनीति में बहुत बड़ा है। अंबेडकर साहब अभी जिंदा नहीं है, उनका नाम चल रहा है। गांधी जी अब जिंदा नहीं है, उनका नाम चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं, इंदिरा जी का नाम चल रहा है, राजीव जी का नाम चल रहा है, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का नाम चल रहा है। नाम तो बहुत बड़ा है, काम से नाम, आदमी से नाम आदमी का बड़ा होता है। रामायण में नाम पर एक चर्चा भी है, वो बाद में करूंगा, अभी टाइम खराब ना करो आप। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को भाजपा ढो रही है। उनको लगता है कि केंद्र में बुलाकर शासन भाग संभाल लेगी, लेकिन लालू पुत्र अब की बार का चुनाव और उसके पहले वाला चुनाव भी तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई में तेजस्वी जीत गए, और तेजस्वी के ही नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल चल रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लालू प्रसाद अब बीमार चल रहे हैं, अब की बार तो खैर ऑफिशियली जेल से बाहर हैं। जेल में भी थे तो कौन सा उनके लिए अपने बेटे को राय देने में कोई मुश्किल थी। जब विधायक को फोन कर सकते थे तो बेटे को क्यों नहीं कर सकते होंगे। लेकिन फिर भी तेजस्वी का अपना मेहनत है, वो अपना भाग दौड़ कर रहा है। पता न क्यों जवानी में उसकी अवस्था खराब हो गई कि वो लंगड़ाने लगा, या ममता बनर्जी से कुछ सीख करके लंगड़ा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस की मीटिंग में आया था, तब भी कुर्सी पर बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मतलब उसके कमर में कहीं कोई परेशानी है। उम्र में बड़े होने के नाते मेरा आशीर्वाद है, भारतीय होने के नाते मेरी शुभकामना है, और डॉक्टरों से अनुरोध है कि उसे ठीक करें। लड़का है अभी, उसे अभी बहुत चलना है। नवरात्र में मछली खाएगा, इतना बड़ा सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसकी राजनीति की चर्चा हो, आलोचना हो, शिकायत हो, मछली मेरे लिए मैटर नहीं है। तो तेजस्वी के लिए भी यह स्कोप बनाने और अपने आप को आंकने का मौका है कि वो कहां तक कर पाता है। राज्य के चुनाव में तो उसने अपनी दबदबा दिखाई थी, अब केंद्र के चुनाव में कितना दिख पाता है यह देखने वाली बात है। ममता बनर्जी का स्थिति अगर ग्राफ डाउन होता है तो ये लगेगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए कोई स्कोप बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो एक तरह से देश से समाप्त हो गए, तो बंगाल में क्या करेगी। इन्हीं सबों को नपेटे। हाँ, असली बवाल पर तो चर्चा ही नहीं किया मैं माफी चाहूंगा भाई, बिना बवाल के कैसे बात। दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा बवाल, जिसके राजनीति को हमेशा उठता रहा है सवाल, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों से जेल में है, कब तक जेल में रहेगा कहा नहीं जा सकता। जेल से वापसी के कोई दूर बहुत दूर तक कोई गुंजाइश दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो पहला जुर्म पर चार्जशीट हुआ है, अभी तो कई जुर्म खुले ही नहीं है जो पाइपलाइन में है, खुलने वाले हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया था कि भाई वो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं, उससे मौका दिया जाए। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि भेजो भाई, देख ले, अपना किस्मत अजमा ले। केजरीवाल घूम घूम के कहा कि आप मुझे वोट करेंगे तो मेरा जेल नहीं होगा। अब मैं पूरा संविधान पलट गया कि कहाँ लिखा है कि मतदान करने से जेल नहीं होता है। जेल तो आपके अपराध करने ना करने से होता है, लेकिन केजरीवाल कुछ भी बोल सकता है, और उसके बोलने पर तो हम क्या कहें, वो उनके बोलने पर तो पूरी देश को ही नहीं चर्चा करें, मैं क्या करूं। तो केजरीवाल की राजनीति भी अब समाप्ति पर आएगी, और उसके पार्टी में वो जो कलह हो रहा है, उसके सबसे नजदीकी महिला मित्र और राज्यसभा सांसद को जिस तरह से कुटाई करवाया गया, या और लोगों को जिस तरह से एक एक करके भगाया गया, अब वो उसकी पत्नी की और पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई है। संजय सिंह और मान बेशक खुश हो रहे हों, लेकिन मामला असल में उन दोनों के बीच की है कि सीट सत्ता किसको मिलेगी। इन्हें सब पर केजरीवाल का भी मामला है, उसका भी राजनीति कम टू एंड ही जैसे लग रही है। तो जब इतने लोगों की राजनीतिक भविष्य दांव पर हो, राजनीति खत्म होने और शुरू होने की जो गुंजाइश हो, तो बवाल होना लाजमी है। क्योंकि अगर इस चुनाव में इन पार्टियों में से किसी को कुछ नहीं मिलता है, जैसा कि सर्वे बता रहे हैं, तो इन सब के राजनीति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए इसी को कवर अप करने के लिए, इसी का फेस सेविंग करने के लिए जो राजनीतिक दल के आका लोग हैं, वो तरह तरह के बवाल सवाल और बदरशन फैला रहे हैं। अब है कि उनके फैलाने का परिणाम क्या होगा। मित्रों, मैं बड़ा चिंतित हूं कि इस तरह खुला दंगा करने की मांग करने पर इन लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप शस्त्र फस्त्र सब लेकर के काउंटिंग पर पहुंचिए। सोशल मीडिया पर लिखा गया कि अपने हाथ सब कुछ हर हथियार ले लीजिएगा, पहुंचना है। एक
उम्मीदवार ने तो कहा कि आपकी डीएम की लाश जाएगी अगर मेरे नाम की पर्ची नहीं निकली तो। इस तरह की खुला धमकी देने के बाद भी हमारा लोकतंत्र इतना नपुंसक हो गया है कि उस पर कोई सजा नहीं दे रहा है। जनता तो मान लीजिए अनपढ़ है, क्योंकि हमने जनता को पढ़ने दिया ही नहीं। अनपढ़ का मतलब वो नहीं है जो एमबीबीएस पीएचडी किए रहते हैं, क्योंकि पीएचडी तो मनोज झा भी किए हैं जो लालू प्रसाद के पार्टी से राज्यसभा में। उनको 8वीं फेल लड़के में पोटेंशियल दिखती है, नहीं तेजस्वी में पोटेंशियल है, तो उनको कहाँ से पढ़ा लिखा कहा जाएगा। पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास डिग्री है। बिना डिग्रीधारी भी बेवकूफ होते हैं, तो वो पढ़ाई का आधार नहीं है। तो इन लोगों पर अब तक सरकारें चुप है, कानून मेंटेन करने वाले लोग चुप है और चुनाव आयोग चुप है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि खुलेआम सरकार को अस्थिर करने, देश में दंगा भड़काने का जो बयानबाजी उधर से आ रही है, वो बड़ा चिंता का विषय है। मित्रों, चुनाव है, आपको सेवा के लिए आना है, आप बताते हैं, तो सेवा करने के लिए गला काटा स्पर्धा क्यों? मतलब आपको कुछ और मिलता था, सेवा के बदले में मेवा मोटी मिलती थी, तभी आप पूरी जान लगा रहे हैं, दोनों की जान लेने को तैयार है। इन सब विषयों पर आम जनता जरूर विचार करे। जो लोगों ने इस बार थोड़ी चूक कर दी है, आगे आने वाला चुनाव है, क्योंकि अब तुरंत बाद दिल्ली, हिमाचल और पंजाब का चुनाव होगा, उसमें जनता बताए कि भाई देखिए, हम इसलिए नहीं बने हैं कि आप हमको भड़का करके हत्या कराने की बात करेंगे, हमको भड़का करके हमारा मनोबल चढ़वा करके आपस में मारकाट करवाएंगे। हम इसके लिए नहीं बने हैं। जनता को ये बात बतानी पड़ेगी या बतानी चाहिए। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि यह चुनाव है, परिणाम क्या आएगा यह जनता ने बता दिया है। कल गिनती होकर सामने आ जाएगा। जो हारेगा उसे विनम्रता से हार स्वीकार करना चाहिए और हार पर समीक्षा करना चाहिए। जनता क्या चाहती है उस पर सोचना चाहिए, और जो जीतेगा वो भी जनता को विनम्रता से उसका जनादेश मान करके उत्तराए ना, अगराए ना, और घमंड तो बिल्कुल ना करे। और मनोबल जनता का कैसे बढ़े, उसको और जनता का समर्थन, जो लोग कुछ लोग छूट गए हैं, इधर उधर वोट दिए हैं, उनका भी हमको कैसे मिले, इस विषय में विचार करें। और दूसरा कि आप जीत गए हैं तो लोगों का दिल कैसे जीते, इस विषय पर प्रयास करें, इस विषय में विचार करें। तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतंत्र का कायाकल्प होगा, जो कि होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि देश के राजनीतिक दलों की जो बिहेवियर है, जो बयानबाजी है और उनका एक्ट है, वह चिंता में डालता है, और हम जैसे लोगों को तो घनघोर चिंता में डालता है। मित्रों, आपको अगर यह मुद्दा पसंद आया होगा तो सबसे पहले तो आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और अगर समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो वह समाप्त होता है। जब तक देश की प्रत्येक समस्या समाप्त ना हो जाए, तब तक मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में एक समस्या लाता रहूंगा और आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। आप अपना आशीर्वाद मुझको बनाए रहिए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं राकेश कुमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।